हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग तरह से दिख रहा होगा। आज का ये वीडियो केवल वॉइस ओवर वीडियो है, केवल मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी और ये साथ में पीपीटी आपके लिए चल रही है। देखो, आप काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि नरेंद्र सर का वीडियो नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि कई बार इतना अवसर अब नहीं मिल पाता सर्विस में रहते हुए, स्टूडियो की अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती है और कई बार टाइम और अवसर नहीं मिल पाता, इस वजह से भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। ये एक आसान तरीका था आपसे जुड़ने का। मेरी भी इच्छा रहती कि मैं लगातार आपसे जुड़ूं। तो ये एक आसान तरीका मुझे लगा कि मैं सीधा बस अपने टैब खोलूं और टैब पर सीधा रिकॉर्ड करके आपको भेज दिया। अभी जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है, कल एग्ज़ाम है आपका। आप सभी चाह रहे थे कि सर का भी एक वीडियो आ जाए पहले, तो मैंने कोशिश की है कि मैं भी एग्ज़ाम से पहले एक बार आपसे जुड़ूँ और आखिर में आपको शुभकामनाएं दूँ। इस वीडियो में छोटी-छोटी कुछ विशेष बातों का आपको जो ध्यान रखना है उसके बारे में बात करूँगा कि किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम में। कई बार क्या होता है कि लास्ट टाइम पर एक-एक सवाल की भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रहती है, ठीक है ना? और कई बार हम छोटी-छोटी ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, इस वजह से वो 1 नंबर, आधा नंबर कम पड़ जाता है और हम एग्ज़ाम में पीछे रह जाते हैं। तो मैं आज इसी बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, थोड़ा-सा आपको आज इस वीडियो में सिर्फ मेरी वॉइस पर ध्यान देना होगा, मेरी आवाज़ पर, और मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना होगा। और क्योंकि मैं आपको सामने नहीं दिख रहा हूँ, कई बार जब हम सामने दिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, पर मुझे लगता है कि हाँ, एक तो कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि जो थोड़ा बहुत मिल रहा है, उसमें भी वो ज़्यादा बेटर है। फिर भी जब जैसे-जैसे टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो मैं वापस अपने स्टूडियो से भी आपके साथ रिकॉर्ड करते आ जाऊँगा। तो देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको प्रवेश पत्र मिल गया होगा, मैंने एक प्रवेश पत्र की फ़ोटो ली है। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने साल भर तैयारी करी है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम हॉल में ही नहीं पहुंच पाए तो वो आपकी तैयारी सारी की सारी धरी रह जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना, ठीक है? इस बात को ध्यान रख लेना। कई बार हम इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ एग्जाम से आप लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, है ना? टाइम से नहीं पहुंच पाने के कारण उनकी सालों की मेहनत बेकार हो जाती है। तो आपको विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है। देखो, आप प्रवेश पत्र पर देखेंगे तो आपको जो रिपोर्टिंग का समय दे रखा है वो 8 बजे का टाइम दे रखा है। एग्जाम शुरू होगा 10 बजे से, लेकिन आपको रिपोर्टिंग करनी 8 बजे से। अब 8 बजे लिखा है तो आपको 8 बजे पहुंच जाना है। ये नहीं देखना है कि आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि लास्ट में आपकी जो सारी 1 साल भर की जितनी साल से आप तैयारी कर रहे हैं, जितने महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, वो सारी आज का दिन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और 10 बजे एग्ज़ाम है तो 10 बजे नहीं, साफ-साफ लिखा हुआ है कि 9 बजे आपका एग्ज़ाम सेंटर बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी भी तरीके से आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर लेट हो गए। कई बार होगा ना, सिर्फ 1 मिनट लेट हो गए और एंट्री नहीं मिली। तो 1 मिनट का मौका भी क्यों देना, आपने तो सीधे-सीधे 8 बजे और उससे भी पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। और दूसरा जो पेपर है वो 3 बजे से लेकर 5, साढ़े 5 बजे तक का अपना पेपर है। 2.5 घंटे का पेपर चलेगा, 150 मिनट अपने को मिल रहे हैं 150 सवाल के लिए। लेकिन अपने को जो रिपोर्टिंग का टाइम है वो वापस 1 बजे अपने को रिपोर्टिंग करनी है, यानी 12:30 बजे पहला पेपर खत्म होगा, 1 बजे वापस आपको रिपोर्टिंग करनी। इसका मतलब पहले पेपर से लेकर दूसरे पेपर के बीच में सिर्फ आधे घंटे का समय आपको मिलेगा। अब इस आधे घंटे में ध्यान रखना है कि आपको आधे घंटे में हल्के-फुल्के कुछ नाश्ता करना है, ठीक है? मतलब थोड़ा बिल्कुल भूखे नहीं रहना है पूरे। अब ये भी मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पर अवेयर कर दूँ। ये चीज़ हो गई। यहाँ पर मैंने आगे एक पॉइंट यहाँ पर भी लिखा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आधा घंटा आपको बीच में मिल रहा है या सुबह जाने से पहले, आपको जो बाहर का खाना होता है उससे थोड़ा-सा बचना है। जंक फूड हो गया या फिर स्ट्रीट फूड, जो भी हम बाहर का खाना खाते हैं, उससे थोड़ा-सा आपको बचना है। क्योंकि देखो, बाहर स्ट्रीट फूड पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरह से बन रहा है, क्या बन रहा है, वो बीमार भी कर सकता है। कई बार जो होता है कि फूड पॉइज़निंग भी हो जाती है, कुछ ऐसा होता है जिससे हमारा जी खराब हो सकता है, पेट खराब हो सकता है। तो कोशिश करना है कि वो बचना है आपको। आप फ्रूट्स ले सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, हल्का खाना ले सकते हैं, या सबसे बढ़िया आप घर का खाना बनाकर ले जाएँ। 2 रोटियाँ सिंपल, ज़्यादा खाना भी नहीं खाना, सिंपल। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। उस आधे घंटे का बिल्कुल भूखे जाना भी ठीक नहीं है, थोड़ा-सा कुछ हल्का आप खाना लेकर जा सकते हैं, ठीक है? इसका थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले एग्ज़ाम हॉल पर पहुँच जाना। ज़रूरी संभव हो तो आप पहले एक बार विज़िट भी कर लें। दूसरा, यहाँ पर लिखा हुआ बिल्कुल प्रवेश पत्र पे कि भई आपको परीक्षा के दिन किसी समस्या का सामना है, इसलिए पहले से एक बार देख लें, आप पहचान कर लें, ठीक है? इसके अलावा किसी भी परीक्षा को प्रवेश पत्र और शपथ पत्र
वेद, मूल आईडी प्रमाण और उचित तलाशी के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इस शपथ पत्र पे भी आपकी काफ़ी जो बात आ रही है वो शपथ पत्र यही है कि जिसके एग्जाम फॉर्म भरते समय कुछ त्रुटियां रहेगी, गलती रहेगी, उसके लिए आपको एफिडेविट देना होता है। तो सबको ले जाने की जरूरत नहीं, वो शपथ पत्र उनको ले जाने की जरूरत है जिसमें किसकी कुछ गलती हो चुकी है। बाकी आपको अपना प्रवेश पत्र ले जाना है, मूल आईडी प्रमाण पत्र, यानी सिर्फ फोटोकॉपी नहीं, आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको ले जाना है। और यहाँ पर लिखा हुआ 2.5x2 सेंटीमीटर का आपका नवीनतम फोटो जो 1 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, और नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन ले जाना। इसके अलावा कुछ भी नहीं ले जाना, क्योंकि सर्दी का मौसम है। ड्रेस कोड का भी आपको ध्यान रखना। ड्रेस कोड आपको लगभग इतना एग्जाम अगर आपने दिए हैं तो आपको पता ही होगा कि ड्रेस कोड आपके विस्तृत रूप से सारा लिखा हुआ है कि ड्रेस कोड में क्या क्या। सिंपल आपको पहन के जाना। सर्दी है इसलिए स्वेटर भी अलाउ किया, लेकिन स्वेटर में साफ लिखा हुआ है कि सिंपल जर्सी पहन के जानी है आपको, जिसमें कोई जेब नहीं हो, कोई बड़े बटन नहीं लगे हो, तो इसका ध्यान रखना, नहीं तो वो उतरवा देंगे, है ना। फुल बाजू का आपको ये अलाउ नहीं था पहले, लेकिन अभी जर्सी यहाँ पर अलाउ करे। बाकी कोई भी चीज़ आपको नहीं ले जानी। ये बेसिक बातें, ये आपको सारी चीज़ें पता होगी। अब जो मैं खास बात बता रहा हूँ, आज लास्ट दिन है, तो देखो यहाँ ऐसा नहीं करना कि आप रात भर पढ़ रहे हैं, फिर रात भर पढ़ने का मतलब है कि आपको एग्जाम हॉल में नींद आएगी। दूसरा, नींद बहुत ज़रूरी है। नींद, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, क्योंकि नींद एक तरह से हमारा चार्जर का काम करती है, हमें चार्ज करती है। अगर आपने नींद पर्याप्त नहीं ली, अगर आपको डेली 5-6 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट है और आप किसी दिन 3 घंटे 4 घंटे ही सोए, तो आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स है वो सही से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपने अच्छे से पढ़ी, एग्जाम के टाइम याद नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, अपने माइंड को फुल चार्ज करके जाना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि अब जितना पढ़ा है ना, रिलैक्स हो जाइए। अब सारी चीज़ें भूल जाएगी, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, जो भी छूट रहा है मानकर चले कि वो एग्जाम में नहीं आने वाला, इस तरह से मान लीजिए। तो अब किसी रिवीजन के लिए, या फिर ऐसा नहीं कि आप नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करें, नहीं करना है। आपने जितना भी पढ़ा है वो सब याद आ जाएगा अगर आपका माइंड पूरी तरह से चार्ज रहा। तो पर्याप्त नींद लेनी है। दूसरा, कोई स्ट्रेस हावी नहीं देना है कि मेरी तैयारी पूरी हुई। जितनी आपकी तैयारी हुई वो पर्याप्त है, ठीक है ना। कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने नहीं पढ़ा वो ही आएगा, हो सकता है जो आपने पढ़ा है वही आएगा। तो अब से कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी तरह का स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस हावी करोगे तो वही बात है, आपको जो चीज़ें याद थी वो भी भूल जाओगे। किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। और मैंने आपको बता दिया, अभी एक दिन और एग्जाम से पहले, एग्जाम के टाइम, आपको स्ट्रीट फूड और जंक फूड से बचना चाहिए। फ्रूट्स ले सकते हैं, घर का बना हुआ खाना अपने साथ में रखना चाहिए, वो आप ले सकते हैं। संभव हो तो एग्जाम हॉल भी पहले से देख लेना, ताकि एग्जाम के दिन ही आप 8 बजे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एग्जाम हॉल मिल नहीं रहा है। पिछली बार तो कई कैंडिडेट्स का आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जिस गेट से एंट्री नहीं करनी वो दूसरे गेट पर पहुंच गया, और दूसरे गेट पर वेट करने की अभी खुलेगा और हम एंट्री करेंगे। फिर उनको पता चला कि दूसरे गेट पर एंट्री, वहां पहुंचते पहुंचते गेट, दूसरा गेट भी इतना दूर है, पहुंचते पहुंचते गेट ही बंद हो गए थे। 1 मिनट के लिए वो लेट हो गए और उनको एंट्री नहीं दी गई। ऐसी भी कंडीशन हो जाती है। तो पहले से देख लें कहाँ एंट्री है, सारा चीज़ आपको ध्यान रखने। और लास्ट टाइम पे मैं आपको यही कहूँगा, आपको अपने को पूरी तरह से रिलैक्स करना, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं रखना। गहरी सांसें आपको लेनी है, ध्यान प्राणायाम करना है, उससे रिलैक्सेशन होगा। जितना आप खुद को रिलैक्स कर पाएंगे, उतनी आपकी जो याद वाली क्षमता है वो ज़्यादा बेटर हो पाएगी। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, खुद को रिलैक्स रखना है। एग्जाम हॉल में क्या करना है उसकी थोड़ी सी बात कर लेना। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद देखो, सबसे पहले जब आप एंट्री कर रहे हो, अच्छे से उनका सपोर्ट करो, जो जैसे चेक करते हो। वहाँ कोई बहस नहीं करनी कि भी ये नहीं उतारूंगा, ये नहीं करूंगा, आपकी नहीं चलेगी वहाँ पर, ठीक है ना। जो वो कहें वैसे प्रॉपर निर्देशों को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो वहीं से स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। उनको प्रॉपर फॉलो करो, एंट्री करो। एंट्री करने के बाद जब आपको पेपर मिल जाए, ओमर मिल जाए, तो वहाँ पर बहुत ध्यान रखना कि जो लिख आपको भरने के लिए कहा गया है वो सारी प्रविष्टि आपको बहुत ध्यान से भरनी। कई बार वहाँ एक चूक होते ही फिर ऑटोमेटिक हमारे पूरे एग्जाम में स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो वहाँ कोई गलती नहीं करनी है ना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। मेरे साथ एक बार ऐसा एग्जाम में हुआ था, तो वो फिर वो पूरा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हालांकि ऐसी गलती हो भी जाए तो भी देखो वहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि आप ब्लेड से उसको करें, वो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा रिस्क क्यों लेना आपने, ठीक है। तो पूरा ध्यान से आपको भरना है, और जहाँ ज़रूरत पड़े को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे घबराए नहीं। इन्विजिलेटर से आप पूरे उनकी हेल्प लें, उनसे पूछे, बस बहस नहीं करनी उनसे किसी भी प्रकार की। अब बात करते हैं, जब आपका पेपर आपके सामने आ गया, आपने पेपर खोलना शुरू कर लिया। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब पेपर आए तो ऐसा नहीं कि पहले ये नहीं करना है कि आपको पहले एक एक सवाल पढ़ रहे हैं, आप सारा देख रहे हैं पेपर का लेवल कैसा क्या, कुछ नहीं। आप सिर्फ पेपर खोल कर देखिए कि आपके पास जो पेपर आया है वो सारे पेज उसमें है कि नहीं है। उसमें लिखा था भी सारे पेज देख लेना है, तो सारे पेज देख लेना है कि प्रॉपर आपके पास सारे पेज है, नहीं कोई पेज मिस तो नहीं, बस ये देखना। फिर उसके बाद सारे सवालों को पढ़ना नहीं है, ये फालतू की स्ट्रेस देगा। आपको तो ये देखना है कि अब आपको सवाल करना है, कैसे करना है।
अब मान लो कि आपने पेपर को, आपको देख के लग रहा है आपने पहला सवाल किया, दूसरा सवाल किया, चौथा सवाल किया, आपको पेपर टफ लग रहा है, चिंता नहीं करनी है। अगर आपको देखो अभी तो आप पहला दूसरा तीसरा पेपर करना शुरू किया है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पूरा पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा पेपर टफ आ गया, पेपर ईजी आ गया, उसमें नहीं जाना है अपने को। ठीक है, पहले हिसाब किताब नहीं लगाना है कितने सवाल हो जाएंगे क्या, अपने को तो पेपर आया एक बार हल्के ऊपर से देखा और फिर सवाल करना शुरू कर देना है। ठीक है ना, तो अपने को देखो ऐसा हो सकता है आप लगातार 5-10 सवाल करें और आपको सवाल का आंसर नहीं आए, तो घबराना नहीं है, अभी तो पूरा पेपर पड़ा है, तो हो सकता है कि आगे बहुत सारे ऐसे सवाल आने जो आपके सारे आ जाए। दूसरा, पेपर अगर टफ भी आया है तो वो पेपर सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है। ठीक है ना, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी, पेपर अगर बहुत टफ है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। तो पेपर टफ देखकर एकदम से स्ट्रेस में नहीं आ जाना है, घबराना नहीं है, इससे हो सकता है कि आपको आते हुए सवाल भी आप गलत कर जाएं। ठीक है, दूसरा, एग्जाम में कई बार ऐसा हो सकता है किसी भी कारण से थोड़ा सा ध्यान चूक जाए स्ट्रेस के कारण कि कोई सवाल गलत भरना आ जाए, तो फिर क्या करें। अब सवाल गलत भरना आ गया है तो देखो वैसे कोई इसका इलाज है ही नहीं। ठीक है ना, अब आप सोचो कि पेन का या दूसरा गोला आप कर नहीं सकते। ठीक है, आप ब्लेड से मिटाना, ये ऑप्शन कुछ भी नहीं होगा, तो गलत भरना आ गया तो आ गया। अब आपको उस सवाल पर सोचने के बजाय कि मेरे से ऐसी गलती कैसे होगी, क्या होगी, छोड़ना है उसको और आगे बढ़िए। नहीं बढ़ेंगे तो आगे वाले सवालों में और गलती होने की संभावना है और छूटने की संभावना है। तो एक गलत हो गया, दो गलत हो गया, कोई चिंता नहीं करनी। देखो पूरे परीक्षा में ऐसा संभव है कि 2 से 3 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आपसे गलत हो जाए, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। साथ ही ये भी ध्यान रखना, कई बार कुछ सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स में, इंग्लिश में ऐसा स्पेशली होता है कि कोई एक सवाल ऐसा हो जाता है वो लगता है कि ये तो मैं कर लूंगा लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे सवालों में उलझना नहीं है। कई बार होता है कि ये सवाल मेरे से हो क्यों नहीं रहे, तो बहुत आसान है, कई बार नहीं हो सकता तो वो नहीं होता है फिर। ठीक है ना, तो उलझना नहीं है। मान लो आपने 1 मिनट दे दिया, 2 मिनट दे दिया, नहीं हो रहा है, छोड़िए, आगे बढ़िए, उसको लास्ट में देखेंगे, क्योंकि एक सवाल का वही सबके बराबर नंबर है, तो एक सवाल में उसमें भी उतने ही नंबर मिलने, 3 नंबर मिलने, तो उसमें भी आपको 3 नंबर ही मिलेगा। ठीक है ना, आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, इसके चक्कर में दूसरे सवाल गलत हो सकते हैं, तो किसी भी एक सवाल में अपने को उलझना नहीं है। एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पेपर को हल करने का सीक्वेंस क्या रखे, जैसा पेपर आया, जैसे 1 2 3 4 चल रहे वैसे ही सॉल्व करे क्या, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें आपको ये देखना चाहिए कि पेपर हल करने में सबसे पहले जो आपको चलना चाहिए वो आपको चलना चाहिए कि इजी टू हार्ड चलना चाहिए। आपको सबसे पहले हार्ड सवाल को कभी नहीं लेना चाहिए, और हार्ड में भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें अगर मैथ्स का सब्जेक्ट है, मैथ्स या फिर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये ऐसे है जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये हार्ड या इजी है, हो सकता है किसी के लिए मैथ्स बहुत इजी हो, है ना, कुछ के लिए हार्ड हो, किसी के लिए इजी हो। मैं इजी हार्ड की बात से ज़्यादा यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है उसको आपको बाद में करना चाहिए। जैसे मैथ्स क्या होता है कि ये बहुत टाइम लेती है, कई बार 1-2 सवाल में उलझ जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि बाद में जो इजी आपके जो दूसरे सवाल हो उसमें आपके लिए टाइम ही नहीं बचे, तो ये आपको सबसे लास्ट में लेने हैं जो टाइम ले सकते हैं। इसमें अगर 4 सवाल छूट गए तो भी 4 नंबर ही कटेंगे, और उसमें 4 सवाल का मतलब है इसमें ज़्यादा टाइम वाले 4 सवाल होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो आपने टाइम जीके में या फिर वहाँ पर ऐसा होगा कि जो आपके लिए, जैसे यहाँ पर 4 सवाल को करने में हो सकता है आपको 10-15 मिनट लगे, लेकिन वहाँ 10-15 मिनट में आप 20-25-30 सवाल कर सकते हो। ठीक है ना, तो इनको आपको लास्ट में करना है। मैथ्स और इंग्लिश को सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले आप हिंदी, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, हिंदी को ले सकते हैं, कंप्यूटर को ले सकते हैं, फिर आप जीके को ले सकते हैं, फिर आप साइंस के सवाल ले सकते हैं, फिर आप इंग्लिश को और फिर मैथ्स को। ये सीक्वेंस रखेंगे तो आपके सवाल छूटने की संभावना कम रहेगी। पहले से ही मैथ्स में ले गए और किसी सवाल में उलझ गए तो फिर क्या होता है, ये फालतू का स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। दूसरा, ओएमआर शीट भरते समय भी बहुत सावधानी आपको रखनी है। ओएमआर शीट में क्या गलती होती है, कई बार आप सीक्वेंस चूक जाते हैं, 14वां का सवाल 15 में भर दिया, फिर आगे उसी तरह से गलती होती जाती है, पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। तो ओएमआर शीट को बहुत ध्यान से, सावधानी से भरना। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप भर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा सलाह देता हूं कि पहले आप फटाफट पेपर पे सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ओएमआर में भेजिए। बस उसमें यही ध्यान रखना होता है कि बहुत ध्यान से, सावधानी से आपको भरना होता है। इसमें भरने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो इस तरह से आप भर सकते हैं ओएमआर शीट को। बाकी जैसा आपको उचित लगे, जैसे आपने प्रैक्टिस की वैसे आपको भरना चाहिए। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि मिनिमम कितने सवाल करने हैं कट ऑफ के बारे में, और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है इस बारे में भी अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा। देखो सबसे पहले कि कितने सवाल करें, तो पहले तो हमको ध्यान रखना है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, वो तो हमें क्रॉस करने ही, मतलब भले ही आपको सवाल नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर इतने सवाल तो करने ही पड़ेंगे कि आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स तो क्रॉस हो,
वो नहीं होता, वैसे भी बाहर है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स का इसमें क्राइटेरिया रखा हुआ, आपको पता है कि वो 35% रखा है, जो कैटेगरीज में है SC ST है ना, विडो, बाकी के लिए OBC और जनरल के लिए 40% यहाँ पर ये रखा। तो ये क्राइटेरिया दोनों पेपर में 40-40% का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये तो आपको पार करना ही है, इतने सवाल तो करने ही है कि ये आपका यहाँ पर एक क्लियर हो जाए। तो इतने सवाल तो आपको यहाँ पर करने ही होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि इतने सवाल करने पर सिलेक्शन हो जाए। तो अब देखो यहाँ पर कितना सवाल करने हैं, कितना कट ऑफ है, अभी इसके बारे में देखो यहाँ पर बात करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी लगातार एग्जाम में देखो कि ये ट्रेंड एकदम से बहुत बहुत चेंज हो रहा है। तो उसका ध्यान कैसे रखें उस पर मैं बात करता हूँ कि वो आपको सवाल कैसे करने। तो इसके साथ ही मैं बात करूंगा भाई नेगेटिव मार्किंग का भी कैसे ध्यान रख सकते हैं और कितने सवाल करने चाहिए। देखो अब यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक फिक्स सवाल बता दिया कि आपको 150 सवाल है, आपको 120 सवाल करनी ही है। अब आपको नहीं आ रहे हैं तो भी आप 120 सवाल किए जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और आपको 120 से ज़्यादा आ रहा है और मैं कह रहा हूँ 120 ही करने, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब कैसे करने उस पर बात कर लेते हैं। देखो आपको सवाल करने कैसे, इसी में ये भी बात आ रही है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना कैसे है। सबसे पहली बात आ रही है कि आप जब पेपर सॉल्व करना शुरू करें तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड में उन सवालों को लीजिए, हर सब्जेक्ट को ले लीजिए, उन सवालों को ले लीजिए जो आपको परफेक्ट आते हैं, कि ये सवाल आपको परफेक्ट आता है, इसमें कोई कमी नहीं है। वो सारे के सारे सवाल आपको अटेम्प्ट करने, पहला राउंड लीजिए, उन सब पर राइट लगा दीजिए, फिर OMR को भर लीजिए। ये आपका पहला राउंड कंप्लीट हो गया। तो इसमें वो सारे सवाल है जो आपको परफेक्टली आते हैं, ठीक है। ये मान के चले कि ये राउंड में ऐसा हो जाना चाहिए कि यहीं से आप जो आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। तो धीरे धीरे यहाँ से आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ेगी। फिर बात करते हैं सेकेंड राउंड की। अब आपने पहला राउंड ले लिया, अब सेकेंड राउंड में ऐसे सवालों को भी मैं मानता हूं कि आपको कर लेना चाहिए। यहां से नेगेटिव मार्किंग को लेकर आपको डरना नहीं चाहिए। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 मार्क्स है, यानी 3 नंबर का एक सवाल है, आपने एक सवाल गलत किया तो जो सही सवाल है उसका भी 1 नंबर कट जाएगा आपका। 1/3 का मतलब है कि आपका 1 नंबर भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड राउंड में मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि अगर आप 2 ऑप्शन को कट कर पाए, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर काम में लेना है। आपने सवाल देखा, आपको लगा कि ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, यहाँ पर अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है, यहाँ पर आपको रिस्क लेना। तो सेकेंड राउंड में कुछ सवाल, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सवाल सारे इसी में है, तो आपको यहाँ पर रिस्क आप ले सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप रिस्क लेते हैं तो यहाँ से नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपकी संभावना कम रहती है कि आपके ज़्यादा नेगेटिव होंगे। सिंपल सा यहाँ पर अगर गणित की बात करें तो देखो गणित का मतलब तो यहाँ पर क्या है कि 30 सवाल अगर ऐसे हैं जिस पर आप ऐसे कर पाते हैं तो सिंपल सा गणित है। मान लो वैसे अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो 50% सही होने की और 50% गलत होने की संभावना रहती है, यानी 15 सवाल आप सही कर पाएंगे, 15 सवाल आप गलत हो जाएंगे। अगर आपके 15 सवाल गलत हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके 5 सवाल के मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन जो 15 सही हो रहे हैं तो 15 में से 5 निकाल दीजिए, फिर भी 10 क्वेश्चन का आपको फायदा होगा। लेकिन अगर यह भी नहीं माने, अपन ये माने कि 10 सवाल आपके सही हुए और 20 सवाल आपके गलत हो गए, तो 20 का मतलब है कि लगभग 7 सवाल के आपके वापस माइनस हो जाएंगे, तो भी आपको 3 सवालों को फायदा होगा। तो ये वाली जो सिंपल सी गणित कहते हैं उसमें आपको नुकसान होने की संभावना बहुत कम है, फायदा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब आपकी किस्मत इतनी खराब रही कि आपके मुश्किल से ये 5 सवाल ही आपके सही हो गए, 25 सवाल गलत हो गए, तब जाकर आपको 3 सवालों का नुकसान होगा। तो ये इस रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि आपको नुकसान हो सकता है, बाकी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। थर्ड राउंड जो अगर आप लेते हैं, अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन जिसमें आप सिर्फ एक एलिमिनेट कर पा रहे हैं और 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर आपको कोई यहाँ पर आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए फिर प्रोबेबिलिटी 25% ही रह जाती है कि 25% आपका सवाल सही है और 75% गलत होने की संभावना है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, बचना चाहिए। अगर आपने पर्याप्त सवाल कर लिए तो ये वाली रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। ये सिर्फ इस कंडीशन में कि आप अभी पासिंग मार्क्स भी आपके क्रॉस नहीं हो रहे, आप बहुत डाउटफुल है, तो ये लेने ही, बाकी आपको नहीं लेनी है। फिर फोर्थ राउंड में आपको देखना है 5th ऑप्शन। फोर्थ राउंड लास्ट ऑप्शन आएगा जहां पर आपको 5वां ऑप्शन भरना। आपको पता है कि OMR में 5वां ऑप्शन भी आएगा इस बार, ठीक है ना। तो 5वां ऑप्शन भी अगर आपने खाली छोड़ दिया तो वो नेगेटिव काउंट हो जाएगा आपका। तो 5वां ऑप्शन जरूर भरना है। एक भी गोला ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी सवाल का जहां पर आपने गोले नहीं भरो। जहां पर आपको आ रहा है वो सवाल का ऑप्शन आप भरिए, जहां नहीं आ रहा है वो 5 ऑप्शन भरना है, वो सबसे लास्ट में भरना है। इसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। वो 5 ऑप्शन मैं कहूँगा आप उसकी इंतजार नहीं करना, लास्ट के जब 15 मिनट बच जाए
ठीक है, शुरुआत में नहीं भरना है कि ये सवाल नहीं आ रहा भर दीजिए, हो सकता है बाद में उसका किसी न किसी तरीके से आंसर मिल जाए, ठीक है, नहीं आपको याद आ जाए कुछ चीज़ें। तो शुरुआत में पांचवा ऑप्शन नहीं भरना है, ये सबसे लास्ट में भरना है जब 10 से 15 मिनट बचे, मैं लास्ट के 10 में इससे भी है ना, ऐसा नहीं होगी पांचवा ऑप्शन कोई एक छूट जाए आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो पांचवा ऑप्शन तो आपको छोड़ना ही नहीं है, सारे के सारे जो जहाँ नहीं हो रहे हैं लास्ट में पांचवा ऑप्शन भी आप भर दे। तो इस तरह से आपको इसको सीक्वेंस में रखकर इसको सोल्व करना है, ठीक है। और बस यही बात है, लास्ट में आपको यही कहूँगा, अभी किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, आपकी जितनी तैयारी हो गई उतनी पर्याप्त है, ठीक है। आपको और भी टाइम मिल जाता तो भी आप उतनी ही तैयारी कर पाते, क्योंकि एग्जाम ऐसा होता है कि कितनी भी तैयारी कर लो हमेशा ये लगता है कि थोड़ी सी कमी रह गई है। तो खुद पर आपको पूरा विश्वास रखना है और उसी के साथ आगे बढ़ना है। बाकी देखो मैं बताता हूँ, 99% आपकी मेहनत काम करेगी, लेकिन मानकर चलेगी 1% लक फैक्टर भी काम करता है। इतने सारे कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो उतना ही होना है, 5388 पोस्ट है तो 5300 लोगों का आपका सिलेक्शन होना है। बाकी का आप कितने ही अच्छे हैं तो भी आपको ये स्वीकार करके चलना पड़ेगा अगर आप इस एग्जाम में आए कि सबका सिलेक्शन यहाँ पर होना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 5000 नहीं 10,000 20,000 कैंडिडेट ऐसे जो बहुत डिजर्विंग हो, लेकिन वहाँ पर कई बार 1% भी एक लक फैक्टर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कारण से वो रह जाते हैं। तो आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, इस कंपटीशन में आए हैं, तो आपको ये स्वीकार करके चलना है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। तो इतना स्ट्रेस अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आपने मेहनत बहुत अच्छे से की है तो बिल्कुल है ना, लक भी उसी का फेवर करता है जो मेहनत करता है। तो आपने मेहनत बहुत अच्छी करी तो लक भी आपके साथ होगा और आप ज़रूर बेहतर रिजल्ट देकर आएंगे, ठीक है। तो अंत में आप सभी को इस परीक्षा के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करके आएंगे, जितनी आपने मेहनत की है उतना आपको ज़रूर वो डिजर्विंग चीज़ मिले। और बाकी इस बात को याद रखना कि जिन्होंने आपसे मेहनत ज़्यादा की है वो ज़रूर आपसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। कई बार कुछ लक फैक्टर काम करता है, तो अपने आप पर खुद पर पूरी तरह से भरोसा रखकर एग्जाम जाए, अच्छे से एग्जाम दे। और एक बार फिर से मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।